हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विलयन जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोग विलयन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो रासायनिक विज्ञान है उसका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें बहुत से बच्चों को कठिनाई आती है। आइए हम लोग विस्तार पूर्वक विलयन को पढ़ते हैं। इसमें विलय विलायक को भी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विलयन। विलयन की परिभाषा क्या हो सकती है या विलयन किसे कहते हैं। कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुला हो, यही मेन इसका परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो समांगी मिश्रण हो और जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुला हो, उससे विलयन कहते हैं। जैसे वह मिश्रण जिसके पदार्थों में गुण एवं संघटन एक समान हो जाता है। जैसे हम लोग चीनी और पानी घोल लेते हैं, दोनों का मिश्रण या गुण दोनों एक समान हो जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग चीनी पानी, नमक पानी को ले सकते हैं। तो इसमें केवल समांगी मिश्रण रहेगा तब, है ना। उसके बाद विषमांगी मिश्रण आता है। तो विषमांगी मिश्रण में कह रहा है कि वह मिश्रण जिसके पदार्थों के गुण एवं संगठन एक समान नहीं हो पाते, मतलब दोनों घुलेंगे तो दोनों एक समान नहीं दिख सकते हैं। जैसे रेत और पानी को मिलाने पे दोनों एक समय एक साथ दूसरों एक नहीं घूमते, दोनों अलग अलग अपने अपने जो गुण होते हैं उसको दर्शाते हैं। जैसे तेल और पानी हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों मिलेंगे लेकिन दोनों गुण आपस में अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। तो ये समांगी और विषमांगी मिश्रण का है और विलयन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विलय एवं विलायक किसे कहते हैं। ये भी सवाल विलयन में भी है, तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि विलय, सबसे पहले हम लोग विलय देखेंगे कि विलय किसको कहा जाता है और विलायक किसको कहा जाता है। कह रहा है कि विलयन में वह पदार्थ जो कम मात्रा में हो। कोई भी विलयन वह होता है जिसमें उसकी मात्रा कम होती है, उसको हम लोग विलय कहते हैं। कह रहा है कि विलयन में वह पदार्थ जो कम मात्रा में हो उसे विलय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो विलयन में घुल जाता है। किस में घुल जाता है? तो वो विलायक में घुल जाता है। जो विलायक में घुल जाता है उसे विलय कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा भी ठीक उसी प्रकार है। विलय में वह पदार्थ जो कम मात्रा में होता है, इससे भी पहचान सकते हैं कि विलय किसे कहते हैं, या इससे भी पहचान कर सकते हैं कि जो विलायक में घुल जाए उसे विलय कहते हैं। दोनों कंडीशन में विलय की परिभाषा यहाँ सही हो जाएगी। उसके बाद विलायक कह रहा है, विलायक का कहना है कि विलयन में वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में हो उसे विलायक कहते हैं। कह रहा है विलयन में वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। जैसे पानी और चीनी को घोलते हैं तो चीनी कम रहता है और पानी ज़्यादा रहता है। तो एक परिभाषा ये भी निकल के आती है कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग विलायक कहते हैं, या जो पदार्थ विलय को घोल देता है और अपने अंदर समाहित कर लेता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। तो दोनों कंडीशन में विलय और विलायक परिभाषा सही है। जैसे अगर हम लोग विलायक का एग्जाम्पल देखें तो पानी स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये कुछ विलयन के लक्षण हैं जो वास्तविक लक्षण हैं। वास्तविक लक्षण का मतलब जो विषमांगी और समांगी मिश्रण के अंतर्गत ये संगठित परिवर्तनशील प्रक्रियाएं हैं। इसमें चार ठो लक्षण होते हैं। जैसे पहला लक्षण हो गया, विलयन में केवल एक ही प्रवस्था पाई जाती है। विलयन में केवल एक ही प्रवस्था पाई जाती है। उसका दूसरा नंबर है, कह रहा है कि पूर्णतः समांगी मिश्रण। कह रहा है विलयन पूर्ण रूप से समान होता है, घनत्व, अपवर्तनांक आदि सभी एक समान पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि भौतिक विधियों से पृथक्करण नहीं हो पाता है। विलयन जो होता है वो भौतिक विधियों से पृथक्करण नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। इसके क्या है? वास्तविक लक्षण है। चौथा लक्षण है, विलयन का संगठन निश्चित नहीं होता, यह एक निश्चित सीमा में परिवर्तित रहता है। तो ये चार इसके क्या हैं? वास्तविक लक्षण है। आप स्पष्ट रूप से इसको देख सकते हैं। फिर कह रहा है कि विलयन के प्रकार, विलयन कितने प्रकार का होता है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। विलयन 4 प्रकार का होता है। पहला है
तनु विलयन। कह रहा है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, यानी विलय या सांद्रता की मात्रा कम हो, वो तनु विलय कहलाता है। ये पहला प्रकार है। उसके बाद दूसरा है सांद्र विलयन। कह रहा है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा या सांद्रता अधिक हो, उसे सांद्र विलयन कहते हैं, और ये उसके एक प्रकार है। तीसरे कह रहा है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? जब किसी विलयन में विलय की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ घोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। चौथे नंबर पे असिप्त विलयन। कह रहा है कि जब विलायक में और भी विलय घुल सकता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये चारों आप ध्यान से देख लीजिए, ये विलयन के 4 प्रकार हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं विलयता के बारे में। विलयता की परिभाषा कह रहा है जब किसी पदार्थ किसी द्रव में घुलने की अधिकतम क्षमता को विलयता कहते हैं। कह रहा है कि जब कोई पदार्थ हो और किसी द्रव में घुलने की अधिक क्षमता हो, उसे विलयता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो चीनी और पानी, ये क्या होती है? चीनी पानी में घुल जाती है, तो ये विलयता कहलाती है। और वही विलयता किसे नहीं कह सकते हैं? तो पानी और रेत यानी बालू, अगर इन दोनों को आपस में कितना भी घोलेंगे तो ये आपस में घुलेगी नहीं, उससे हम लोग विलयता नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेत और पानी आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ विलयता के कारक भी हैं, उन कारकों को हम स्पष्ट रूप से समझते हैं। कह रहा है पहला होता है तापमान, दूसरा होता है दाब, और तीसरा होता है प्रकृति। इसमें तापमान क्यों कहा गया है? क्योंकि किसी भी चीज़ को हम लोग विलयता को घोलने के लिए, जैसे एग्जाम्पल में चीनी और पानी, अगर चीनी पानी को अधिक मात्रा में घोलना है तो हम लोग उसको गर्म कर देते हैं, कुछ टेम्परेचर कर देते हैं, तापमान की वृद्धि कर देते हैं, तो बहुत जल्दी घुल जाती है। तो इसीलिए इसके प्रभाविता करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे तापमान हो गया। कह रहा है अधिक तापमान में अधिक ठोस पदार्थ घुलता है। अगर ज़्यादा ठोस पदार्थ है, अधिक मात्रा में, अगर उनको हम लोग कम समय में घोलना है तो उसको तापमान में रख देंगे तो आसानी से घुल जाएगा। उसके बाद दूसरा है दाब। जैसे गैसों की विलयनता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। जैसे जो गैस है उसके भी विलयनता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, दाब है, प्रेशर है। उसके बाद प्राकृतिक है। प्राकृतिक में एक समान में घुल सकता है, तो ये तीनों क्या हैं? उसके अभिकारक हैं। और इसके बाद से सबसे एक अच्छा जानकारी ये है कि हर एक यूपी बोर्ड के सवालों में आता है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम का सूत्र होता है, और इस सूत्र को हम बारीकी से समझेंगे कि ये क्या कहता है। कह रहा है, इसका पहले परिभाषा हम लोग समझ सकते हैं। कह रहा है कि किसी द्रव्य में घुली गैस की मात्रा दाब के सीधे अनुपात में होती है। जब तापमान स्थिर हो तो किसी द्रव में गैस की मात्रा और दाब के अनुपात समानुपाती या अक्रमानुपाती होता है। मतलब कह रहा है कि जब कोई द्रव में घुली गैस की मात्रा दाब के सीधे अनुपात में होती है तब तापमान स्थिर होता है, और जब किसी द्रव में गैस की मात्रा और दाब के अनुपात समानुपाती होता है तो अनुक्रमानुपाती होती है। आइए सूत्र के हिसाब से समझते हैं। ये m समानुपाती p या m बराबर कैपिटल Q के और p होता है इसकी, जहाँ m का मतलब मोल की विलयता और p का मतलब गैसों का दाब यानी प्रेशर, और k का मतलब हेनरी का स्थिरांक। अब इसको हम लोग उदाहरण के रूप में समझते हैं। कह रहा है कि कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है, जो गर्मी के दिनों में बहुत लोग यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, तो कह रहा है कि उसमें बोतल बंद है और उसमें उच्च दाब है, और उस दाब में कौन सी गैस घुली होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। अब उसके बाद यही काम करता है हेनरी का नियम,
है ना। उसके बाद कह रहा है जो बोतल खाली होता है उसमें दाब कम होता है, और जब बोतल खाली होता है तो उसमें CO2 बाहर निकलती है। तो ये चीज़ें आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है, और ये फार्मूला है, इस पे आप सवालों को हल कर सकते हैं। अब हेनरी के नियम में कुछ सीमाएं दिया हैं, विलयन की सांद्रता दिया है। इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं कि हेनरी के नियम की सीमाएं कहाँ तक सीमित रह सकती हैं। जैसे कह रहा है कि दाब अधिक न होना चाहिए, दाब अधिक न होना चाहिए, ताप बहुत कम होना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। फिर गैस की अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान होना चाहिए। गैस की अवस्था और द्रव और गैस दोनों की अवस्था क्या होना चाहिए, एक समान होती है। हेनरी का नियम ठीक उसी पे काम करता है जिसमें कोक बनाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता है, तो उसमें द्रव और गैस दोनों की मात्रा को एक बैलेंस करके भरा जाता है। और वही जो गैस होती है तो हम लोग उस ढक्कन को खोलते हैं तो सिक करके आवाज़ आता है, तो वो हेनरी के नियम के अनुसार उस चीज़ को बनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि विलय की सांद्रता, कह रहा है कि विलय में आश्रित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। कह रहा है विलयन में जो आश्रित विलय होता है, जो घुल जाता है, उसी की मात्रा को विलय की सांद्रता कहा जाता है। अब इसमें सांद्रता की इकाइयाँ भी दिया जाता है, तो इकाइयों के बारे में हम लोग देख सकते हैं। कह रहा है प्रतिशत के रूप में, जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान और आयतन दोनों हो गया। अब इसको हम लोग भार, आयतन, ग्राम, लीटर, किसी में चीज़ों में हम लोग परिवर्तन करके देख सकते हैं। तो इतना चीज़ पढ़ने के लिए काफ़ी है एक दिन में। अब इसके आगे हम अगला जो भाग होगा आपको लेके आएंगे विलयनता के आगे जो पढ़ा है।